Welcome to Netizen Foundation again. Today I am extending my lecture in electricity. Last time we have studied that every object is made of atoms, and an atom has some positive charge inside the nucleus and some negative charge around the nucleus. These electrons of outer orbit, these electrons are called as free electrons. And these free electrons are the only particles which can take transfer from one atom to another. जैसे इसको कुछ एनर्जी मिलेगी, जैसे इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी मिलेगी, दे कैन जंप आउट. और अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से सपोज ये एटम ए है, ऑब्जेक्ट का कोई एटम ए है और इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन जंप आउट हो गया, तो हेयर यू विल गेट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाने की वजह से इस पर प्लस का चार्ज इंक्रीज हो जाएगा और ए विल बिकम ए प्लस. तो ये बन गया इलेक्ट्रिक चार्ज. And now when this electric charge will move somewhere like this electric charge is moving like this, A plus is moving, then what we can say, electricity is flowing, electric current is there. So some outlines we have understood in the last chapter, last topic, last lecture actually, and now we will go ahead for that, right? So in the last lecture I explained about the electric charges and electrification. Electrification was the process with which we can make an electric charge. कोई normal neutral atom है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन या तो हम निकाल लें या तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, तो उसकी वजह से वो नॉर्मल एटम जो था, न्यूट्रल एटम जो था, वो इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाता है. कल मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था कि Q equal to Ne. This equation is the total charge transferred from one atom to other. It is described by this equation. Here Q is the total charge, E is the charge on one electron, और ये नॉर्मली या फाइनली इसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक चार्ज की एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दैट इज 1.6 into 10 power minus 19. यूनिट इज कूलम and n is the number of electrons. And n is always an integer. Integer मतलब not a fraction. इसका वैल्यू जो है हाफ नहीं हो सकता, पॉइंट्स में नहीं आ सकता, बिकॉज जब ट्रांसफर होगा तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन होगा. एक इलेक्ट्रॉन के हम कई पार्ट नहीं कर सकते, तो हाफ इलेक्ट्रॉन, 1/4 इलेक्ट्रॉन, 3/4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ट्रांसफर नहीं हो सकते. सो इट इज एन इंटीजर, राइट. अब सबसे पहले हम इस कूलम की बात करेंगे कि ये चार्ज बेसिकली कहाँ से आया. यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम, लेकिन ये कूलम कैसे आया उसकी मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ. तो मैं बात करूँ यहाँ पे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. जैसे न्यूटन साहब थे जिन्होंने बहुत सारा मैकेनिक्स में काम किया, ग्रेविटेशन में काम किया, कैलकुलस दिया और भी कई सारे लॉज दिए. इसी तरह से एक महान वैज्ञानिक मिस्टर कूलम थे. उन्होंने क्या बताया कि अगर हम किसी दो इलेक्ट्रिक चार्जेस को थोड़ा डिस्टेंस पर रख दें एक दूसरे से, सपोज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस को कुछ डिस्टेंस r पर अगर हमने रख दिया, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं. तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगा, तो दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला सम कांस्टेंट, सपोज k q1 q2 upon r square. This law is called as Coulomb's law.
कूलम्स लॉ। तो इस इक्वेशन में हम देखते हैं k इज ए कांस्टेंट और k की वैल्यू कूलम्स आपने ही बताई 9 × 10⁻⁹, ये कांस्टेंट की वैल्यू थी। तो इसके हिसाब से अगर अपन देखें तो क्या हो रहा है, देखिए अगर मैं Q1 को 1 ले लूँ, Q2 को 1 ले लूँ, R को भी 1 ले लूँ और इन सबको मैं अगर इसमें पुट कर दूँ तो क्या होने वाला है, देखिए F इज इक्वल टू K एंड एवरीथिंग इज 1, तो F इक्वल टू K एंड K की वैल्यू जो दी हुई है वो 9 × 10⁻⁹ मीन्स 9 × 10⁻⁹, ये क्या आ गया, फोर्स आ गया। तो कूलम्स हमने क्या बताया, ये Q1 क्या है फिर, व्हाट इज दिस Q1? दिस Q1 इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, Q1 is the electric charge which exert a force on another electric charge kept at a distance r. Then if I am making all these things as a unit, Q1 is 1 unit, Q2 is 1 unit, r is 1 unit distance, then force is 9 × 10⁻⁹. It means what? Q1 is what? So Q1 is a unit charge, you can say. Q1 is a unit charge which exerts a force of 9 × 10⁻⁹ Newton on another unit charge kept at a distance, kept at a unit distance, you can say. So Q1 is a unit charge which exerts a force of this much on another unit charge kept at a distance, kept at a unit distance, you can say. तो चार्ज पता चल गया हमें, ये कितना चार्ज होता है जो अपने जैसे एक और चार्ज के ऊपर कुछ तो फोर्स लगाता है, वो वैल्यू फिक्स है और यूनिट लेने पर ये वैल्यू हमको 9 × 10⁻⁹ ऐसे रीड करने आती है। तो कूलम्स सामने जब ये लॉ बताया तो लोगों ने पूछा भाई कि ये यूनिट चार्ज तो आपने बता दिया, बट व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ चार्ज? तो कुछ तो उनको नज़र नहीं आया, तो लोगों ने बोला ठीक है आपके नाम से रख देंगे। ज़्यादातर फिजिक्स में जो यूनिट्स रखे गए हैं वो डिफरेंट टाइप के, जो डिफरेंट रेस्पेक्टिव साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसका शोध लगाया, उनके नाम भी रखा। फोर्स का यूनिट न्यूटन ऐसे ही नहीं बन गया, न्यूटन साहब ने इसको बताया ना सबसे पहले, हेंस इट इज न्यूटन। तो इसी तरह से Q1 यानी जो चार्ज है उसका भी यूनिट कूलम रखा गया, जबकि उन्होंने इस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया था और इसका क्रेडिट मिस्टर कूलम को गया था, इसीलिए इस यूनिट चार्ज यानी टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट भी कूलम रखा गया। और बाकी इसके पीछे कोई कैलकुलेशन नहीं है। हाँ, इसको डिफाइन करना हो तो ऐसा बता सकते हैं अपन। तो आप नोट कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप करिए, नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम और उसको शॉर्ट में कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट। चलो इसके बाद हम अगला इसमें कोई पॉइंट लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर किसी एटम में से टोटल हमने सपोज 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए तो टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, ये इस बात को कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे ले रहा हूँ एक तरीके से, हाउ मच चार्ज इज सेट टू बी ट्रांसफर्ड if 10 electrons are transferred. तो मैंने जैसे आपको एक फॉर्मूला बताया था Q = NE, इसका यूज करेंगे। टोटल चार्ज हमें निकालना है, हाउ मच चार्ज ट्रांसफर, तो मतलब हमें Q निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, तो n हमें नंबर्स दिए हुए हैं 10, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
सिंपल वैल्यू रख के अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो व्हाट इज दिस? Q n is 10, 1.6 into 10 power minus 19. It becomes 1.6 तो हम ऐसे ही ले लेंगे, 10 का प्लस का पावर इसमें से माइनस कर देंगे, so 10 power minus 18 कूलम. This much charge will be transferred if 10 electrons will transfer. तो आप कितने भी इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से ट्रांसफर करके टोटल चार्ज ले सकते हैं. लेकिन एक हम उल्टा इसका लेंगे क्वेश्चन. वो क्या है मैं पहले यहाँ लिखता हूँ, आप जब तक ये नोट भी कर सकते हैं. क्वेश्चन क्या है? How many electrons are to be transferred to make total charge of 1 coulomb? हमें ये देखिए यहाँ पे टोटल चार्ज मिला था, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है बिकॉज पावर इज -18. इसका मतलब ये वैल्यू बहुत छोटी है. तो अगर हम 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवाना पड़ेगा? हमने अभी तक इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, टोटल चार्ज निकाला था. अभी हम इसका उल्टा कर रहे हैं, हमें इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, चार्ज गिवन है. इससे आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा 1 कूलम चार्ज इज सो लार्ज अमाउंट, ये चार्ज काफी बड़ा है, इससे पता चल जाएगा. आप निकालिए, तब तक मैं बोर्ड को रब करता हूं. सॉल्यूशन वैसे ही करना है जैसे मैंने पुराना आपको अभी सॉल्यूशन बताया था. देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है. फिजिक्स में वैसे ही हमें पहले डेटा लिखना चाहिए, उसके बाद क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं उसको देखेंगे और देन कैलकुलेट करेंगे. सिंपल तो है. देखिए फॉर्मूला तो है हमारे पास, Q इक्वल टू एन. अब हमें टोटल चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम, Q इज गिवन 1 कूलम. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और E की वैल्यू तो पता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज. चेक कर लेते हैं. सो Q इक्वल टू एन. Q इज 1 कूलम, n निकालना है. दिस इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19. सो n की वैल्यू निकालने के लिए दिस होल टर्म विल कम अंडर दिस. सो n इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19. ये ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी 10 पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6. अब 1.6 के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये 10 ले सकते हैं हम एक वैल्यू, लेकिन 10/16 में पॉइंट में आएगा आंसर, तो हम एक 10 इधर से और ले लेंगे. तो दैट विल बिकम 100 इंटू 10 पावर 18 डिवाइडेड बाई 16. एंड इफ वी कैलकुलेट 4.0 16 2 जा 32, 8 बच गए, 16 5 जा 80 इंटू 10 पावर 18. so much electrons, this much electrons, 6.25 into 10 power 18. अब आपको लगता होगा कि सर ये तो पॉइंट में आ गया. बहुत से बच्चों को लगता है सर आपने बताया था n कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन है ही नहीं ना. देखो कैसे फ्रैक्शन, इसको मैं चेक करता हूँ. देखिए इधर से हम 20 ले लेंगे तो कितने आ गए, 625 इंटू 10 पावर 16 हो गई कि नहीं. तो फ्रैक्शन तो गायब हो गया ना. फ्रैक्शन किधर है? इट इज नॉट ए फ्रैक्शन, इट इज ए कंप्लीट इंटीजर, कंप्लीट नंबर है ये. तो और 625 के आगे आप 16 जीरो लगा दीजिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे. तो आपको कभी भी इस अकेले इस टर्म को देख के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. दिस मच अमाउंट इज आल्सो देयर, तो सबको मल्टीप्लाई करके आपको कंप्लीट नंबर मिलने वाला है. राइट तो फिर ये स्टैंडर्ड है जो आपको आगे भी कई जगह काम आएगा. 1 कूलम चार्ज कंटेन्स 6.25 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन्स. गेटिंग? ओके. तो फिर हम आगे चलते हैं और देखने के लिए कुछ और आगे के पॉइंट को. अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको. देखिए वैसे तो हम जो कुछ पढ़ रहे हैं ना अभी, ये हम 10th में पढ़ रहे हैं, जबकि ये जो कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये 8th की बात है. नेटिजन फाउंडेशन एकेडमी में हम इस बात का ध्यान रखते हैं
कि पहले से ही 1 या 2 साल पहले से ही कुछ चीज़ों को हम क्लियर करने लगते हैं। टाइम जाने के साथ साथ आपके फंडामेंटल्स को मजबूती मिलती है और बाद में आप 10th के बाद फिर 11th-12th में जब जाते हैं तो एक अच्छे फंडामेंटल्स के साथ जाते हैं, जिससे कि आपको एक बेनिफिट दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में एक बेनिफिट मिलता है। तो चलिए अभी हम आगे की बात देखते हैं। देखिए अभी मैंने क्या बताया था आपको कि चार्ज ट्रांसफर होगा। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है किसी वायर पे, ये क्यू चार्ज जा रहा है, प्लस का क्यू चार्ज जा रहा है, और एक और वायर ले रहे हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है स्टूडेंट? माइनस का। तो देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है। ऊपर के वायर में प्लस का चार्ज मूव कर रहा है, नीचे के वायर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। मैंने आपको एक बात बताई थी, न्यूक्लियस के अंदर प्लस के प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब प्रोटॉन जो पार्टिकल्स होते हैं उनको वो प्लस का चार्ज होता है, ये बताया था। और ये कभी बाहर नहीं आ सकते। तो आपके मन में कहीं ये तो नहीं आ रहा सर ये प्लस का चार्ज कैसे जाएगा, वो तो बाहर ही नहीं आ सकता। ना, ये प्रोटॉन नहीं है, इट इज नॉट ए प्रोटॉन, इट इज प्लस क्यू चार्ज। मतलब क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा था, ये एटम का नाम ए था, ये एटम का नाम ए था, ए है, इसके ऊपर कुछ चार्ज तो नहीं है, मतलब इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया बाहर, -1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन गया ये? इसके ऊपर ए का प्लस चार्ज बन गया, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन का चार्ज आ गया इसके ऊपर। तो ये जा रहा है, ये ए प्लस एटम जा रहा है पूरा, इसको आयन भी कहते हैं आप। तो इट इज नॉट ए प्रोटॉन बट इट इज इलेक्ट्रॉन, ये जा सकता है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर है ना, ये तो फ्री टू मूव है, तो वो जा रहे हैं, और इधर प्लस का क्यू चार्ज जा रहा है। अब बताइए इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? ऑब्वियसली कुछ बच्चे आप में से कहेंगे सर वो प्लस का चार्ज जा रहा है, ये माइनस का चार्ज जा रहा है, दोनों चार्ज जा तो रहे हैं, इनमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, बस चार्ज जा रहे हैं। लेकिन चार्ज है, दोनों को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते जरूर है, लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो करंट का क्या होगा? करंट क्या है बेसिकली? तो मैं करंट की डेफिनेशन अगर लिखूं तो ऐसा होता है करंट को भी हम फाइनली इलेक्ट्रिक करंट लिखेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक करंट ऐसा लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस is called electric current। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, राइट। लेकिन बहुत सारी बुक्स में ऐसा मिल जाएगा आपको, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो नजर रखेंगे, तो वो क्या कहेंगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called electric current। तो ये डेफिनेशन ज्यादातर आपको बुक्स में मिलेगी, ये भी मिलेगी लेकिन किसी में नहीं भी मिलेगी, तो आपसे कंफ्यूजन नहीं होना। ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो एक तरीके का चार्ज ही तो है। यहाँ पे ज्यादा वाइड बताया गया, कैसा भी चार्ज हो सकता है, वो चाहे पॉजिटिव हो सकता है चाहे नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बताया उन्होंने, पॉजिटिव के बारे में बात ही नहीं की। अगर कभी आपने क्लास 8 में पढ़ा था ना, आपने एक इलेक्ट्रिक सेल होता है, उसमें एक प्लस का प्लेट होती है, उसमें एक माइनस की प्लेट होती है। माइनस की प्लेट माइनस की क्यों होती है? बिकॉज यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्लस की प्लेट प्लस की क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लस के चार्ज होते हैं। प्लस के चार्ज ज्यादातर H प्लस होते हैं, हाइड्रोजन प्लस। तो है ना दोनों ही प्रकार के चार्ज, इसके लिए ये दोनों सेम चीजें हैं, राइट। अब फ्लो जब है तो वो किस किस सब्सटेंस में फ्लो होगा, किस ये वायर किस चीज का बना होगा, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, राइट। तो हमको इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ने से पहले हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कौन से ऐसे सब्सटेंसेज हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सकते हैं। क्या सभी सब्सटेंसेज में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सकते हैं? नहीं। आप देखो कहीं बाहर रोड पे अगर कोई वायर टूट के गिरा है, इलेक्ट्रिसिटी का पोल से टूट गया, गिर गया नीचे, तो आप उसको हटाने के लिए, उस वायर को साइड में रखने के लिए एक स्टिक लेके जाते हो, तो वो स्टिक किस चीज की बनी है? क्या आप
कोई लोहे की रॉड लेके जाओगे क्या उसको हटाने के लिए, मेड ऑफ आयरन, ना हटा देता हूँ, उल्टा तो आप खतरे में पड़ जाओगे। आप डेफिनेटली एक वुडन स्टिक लेके जा सकते हैं, या फिर कोई प्लास्टिक का मटेरियल लेके जा सकते हैं, ग्लव्स पहन सकते हैं रबर के। तो इसका मतलब ये है ना, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता है। उस आधार पर हम सब्सटेंसेस को भी कैटेगराइज करेंगे, राइट। पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है जो हमने कल भी दी थी। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज है ना, तो हो गया ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या, इधर फ्लो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इधर है, इधर भी इधर ही दिखाया जा रहा है, ये फ्लो ऑफ चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट always flows in the direction of positive charges, in the direction of positive charges, or you can say opposite to the direction of electrons, opposite to the direction of electrons, ये कह सकते हैं। तो अब यहाँ बताइए कि ये इसमें करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। और इसमें क्या डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की, ये है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। तो बस यही ध्यान रखना है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं वो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इस इलेक्ट्रिक करंट को जो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाता है उसे कहते हैं कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसके अपोजिट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं, यहां पे ऐसा हो रहा है फ्लो, इसको बोलते हैं रियल करंट। रियल करंट इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में। तो ये हम क्या बोल रहे हैं, जो उल्टी डायरेक्शन में, कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट is always in the direction of flow of positive charges, or you can say conventional electric current is in the direction of opposite to the flow of electrons. अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो हो रहा है ऐसा मानेंगे तो दैट इज एक्चुअली रियल करंट। ये सचमुच में होता है, ऐसा होता है। लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया क्या जानती है कि कुछ भी फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो फिर इसलिए हमें ये कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट बताना होता है, राइट। तो अब देख लेते हैं वो ऐसे कौन से सब्सटेंसेज हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, चार्जेस फ्लो हो सकते हैं। तो योर हेडिंग इज टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज। Types of substances. On the basis of flow of current या on the basis of flow of electricity, substances can be divided into three main types. राइट, नोट कर लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, all substances
can be categorized into three types. Number one, आप जानते ही होंगे ये नंबर वन कंडक्टर्स, नंबर टू इंसुलेटर्स एंड नंबर थ्री सेमीकंडक्टर्स. सो हेडिंग नंबर वन डाल दीजिए कंडक्टर्स. तो कंडक्टर्स नाम भी पता चल रहा है, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिन सब्सटेंसेस में से इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो सकता है, दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स, राइट. दोज सब्सटेंसेस in which electric current flows easily are called conductors. कंडक्टर्स में आखिर इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो क्यों होता है, क्यों इजीली फ्लो हो सकता है? तो हम ये कह सकते हैं फ्लो होना किसके ऊपर निर्भर करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो है इलेक्ट्रॉन्स. कि अगर किसी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होगा तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो होंगे, ज़्यादा फ्लो होंगे और वो सब्सटेंस कंडक्टर कहलाएगा. तो हम यहाँ लिख सकते हैं these substances contain a large number of free electrons, a large number of free electrons. These substances contain a large number of free electrons. ये बात हमने 8th में पढ़ी है वैसे. तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, आयरन, और भी मेटल्स हो सकते हैं ETC. इसके अलावा ह्यूमन बॉडी, इसके अलावा सॉल्ट सॉल्यूशंस, ये भी गुड कंडक्टर्स यानी कंडक्टर्स हैं. अब सारे मेटल्स होते हैं लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल भी है जैसे कार्बन. कार्बन एक नॉन मेटल है लेकिन कार्बन कैसे कंडक्टर हो सकता है? वो कार्बन इन ग्रेफाइट स्टेट. कार्बन के कई स्टेट होते हैं, उसमें से एक स्टेट होती है ग्रेफाइट. तो ग्रेफाइट अगर अपन लगा दें वहाँ तो ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर. ये बात आपको याद रखनी चाहिए. तो ये सारे कंडक्टर्स के कंडक्टर सब्सटेंसेस हैं जिनमें करंट इजीली फ्लो हो सकता है. क्यों? क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट. दूसरा देखते हैं इंसुलेटर्स. नंबर 2 इंसुलेटर्स. क्या है इंसुलेटर्स? वही बात, दो सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज था पहले, अब आ जाएगा कैन नॉट फ्लो, विच डू नॉट फ्लो. ठीक है, देखिए दो सब्सटेंसेस इन विच electric current cannot flow at all are called
इंसुलेटर। कारण वही बात, सब कंडक्टर्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें वेरी स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते इसमें भी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन बहुत कम। दे हैव very less number of free electrons. Very less number of free electrons. एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, माइका, कॉटन और ऐसी तरीके की और भी चीजें होंगी, वो सब, ड्राई एयर, ये सब इंसुलेटर्स हैं। नोट कर लीजिए सब, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक बार और रिवाइज कर रहे हैं एक तरीके से। असलियत में तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर 10th विल बी स्टार्टेड आफ्टर सम टाइम। देखते हैं तीसरा जो कैटेगरी है वो है सेमीकंडक्टर्स। थर्ड कैटेगरी में सेमीकंडक्टर्स आते हैं। नाम से पता चल रहा है सेमीकंडक्टर, मतलब ये कंडक्टर्स से छोटे होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के फैसिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कंडक्टर्स से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा, दे आर इन बिटवीन देम। तो हम लिख देंगे दीज सब्सटेंसेस आर in between conductors and insulators. As far as flow of electricity is concerned, electric current is concerned. इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के कंसर्न के हिसाब से अगर देखें तो दे आर इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ऐसा क्यों है? वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो इंसुलेटर से काफ़ी ज़्यादा है बट कंडक्टर से काफ़ी कम। दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स lesser than conductors and more than insulators. तो फिर इलेक्ट्रिसिटी को कैसे फ्लो करवाएंगे? हम कहीं से एक सेमीकंडक्टर ला लें मटेरियल, क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी या नहीं होगी? क्योंकि कंडक्टर जितने अच्छे भी नहीं है, इंसुलेटर जितने खराब भी नहीं है, बीच में है। तो बीच में क्या समझें, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे या नहीं करेंगे? तो यहाँ पे एक कंडीशन है, वो क्या है देखिए, दीज आर इंसुलेटर्स एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर अगर है आपके पास आपके मटेरियल का, तो फिर ये इंसुलेटर की तरफ बिहेव करते हैं। और इन द सेम टाइम दीज आर कंडक्टर्स एट हायर टेम्परेचर। मतलब इनको जब लो टेम्परेचर, जब हमने इसको
प्रोवाइड करवाया एक सर्टेन लिमिट, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते, और जैसे ही इनका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ है। इसका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। आप जितने भी मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, कंप्यूटर्स देख रहे हैं, उनमें लगाए जाने वाले जो माइक्रो प्रोसेसर हैं, या फिर आईसीज का नाम सुना होगा, आईसी चिप्स का, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उन सभी में इनका यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ये हैं, आज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नहीं होते तो हमारे पास मोबाइल और कंप्यूटर्स भी नहीं होते, राइट। तो एग्जांपल्स में देखें तो दो ही हैं खास तौर पे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो हम इनका यूज़ करके बड़े इजीली सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ करके सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाते हैं बेसिकली, राइट। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कंडक्टर्स के ऊपर ही ध्यान देना है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करवानी वहाँ इंसुलेटर पे ध्यान देना है, और जहाँ कोई डिजिटल वर्क करना है कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन जैसे, तो हमें सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करना चाहिए। ये हमारे पास आज क्लियर हो जानी बात, राइट। तो फिर अब हम स्ट्रेट अवे इलेक्ट्रिक करंट पर आ जाते हैं, और हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ ही लिया है। इसकी डेफिनेशन मैंने अभी देखी थी कि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट भी दो टाइप के हैं, जिसको हम कह सकते हैं, दो टाइप की जो हैं वो कैसे हैं, रियल करंट और कन्वेंशनल करंट। तो देखते हैं, हेडिंग इज इलेक्ट्रिक करंट अगेन। इलेक्ट्रिक करंट, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली डेफिनेशन तो हमने लिख ली थी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी लिख लिया था। तो इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप के होते हैं, कह सकते हैं टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। नंबर वन, in the direction of positive charges। जो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में फ्लो होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, फ्लो ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वी हैव कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरा करंट है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। और नेगेटिव चार्जेस खास तौर पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उस करंट को क्या कहेंगे, जो उस डायरेक्शन में फ्लो होता है जो नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज रियल इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो इन दिस वे वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। तो अब सवाल ये है कि हम किस इलेक्ट्रिक करंट की बात करें। जब भी हमको एग्जाम में अगर पूछा जाए कि राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑल्सो राइट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हम क्या करें। तो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट जो है, दिस इट इज योर इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहिए वो ये, कैसे लिखेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल लिखने की जरूरत नहीं, फिर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, and the direction of electric current is always opposite to the direction of electrons। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार फिर से, flow of electrons in any conductor, in any wire you can say, is called electric current। And what is the direction? यहाँ लिख देंगे, direction of electric current is always
opposite to the direction of electrons. So flow of electron in any wire is called electric current, and direction of electric current is always opposite to the direction of electrons. ये बात अब हमारी फाइनल है, राइट? ओके, अभी इलेक्ट्रिक करंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट कैसे करें? तो क्या किया था, अगर ये कोई वायर है तो हमने एक पॉइंट सपोज ऐसा मार्क आउट कर लिया, एक पॉइंट पी मार्क आउट कर लिया, और उसमें देखा ये चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ये वायर है और इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो इस पॉइंट पी के पास हमने एक अपना आदमी बैठा दिया, ऐसा कहिए कि भाई गिनते रहो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास हुआ। तो इस जगह से जैसे ये पास होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, तो एक सेकंड में कितना चार्ज पास हो गए, हाउ मेनी चार्जेस passed in 1 second is called electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन और भी हम क्या लिख सकते हैं, तो ये द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स passing through a wire per unit time is called electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करें? Electric current is equal to number of electric charge, number of electrons कहिए, या ऐसा कहिए amount of electric charge डिवाइडेड बाय टाइम। पर यूनिट टाइम दिया है ना, इसलिए तो अगर अपन इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई लेटर यूज करें और अमाउंट ऑफ चार्ज इज क्यू और टाइम इज टी, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दिस विल बी द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए वायर, राइट? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो इसका वैसे तो यहाँ पे देखें तो यूनिट क्या आ रहा है, देखिए आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सो क्यू का चार्ज क्या होता है, क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलॉम, सी डिवाइडेड बाई टाइम का सेकेंड, एस क्या आ गया, सी अपॉन एस या कूलॉम पर सेकेंड, कूलॉम पर सेकेंड इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और क्योंकि इसको खोजने वाले एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मिस्टर एम्पियर, इसके लिए उनके नाम पे इसको एम्पियर भी कहते हैं। और ये मतलब एम्पियर, ये इसका यूनिट, राइट? तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फट से लिख लीजिए और आप उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए फट से। देखिए क्या, if 10 electrons, 10 नहीं, 1 lakh electrons, ऐसा नहीं, 1 lakh electrons are passing through a wire
in 1 minute, then find the current. Find the electric current. हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, अभी हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q पहले निकालना पड़ेगा, तो Q क्या होगा, देखो Q इज इक्वल टू ME, कितने हैं 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻19। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, यानी 10⁻5 लिख सकते हैं इसको। तो कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻14 कूलम, ये टोटल चार्ज है। और 1 मिनट है, टाइम कितना है 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में ही तो हमको यूनिट लेना पड़ेगा ऐसा। तो फिर करंट क्या हो गया, I इक्वल टू Q अपॉन T। Q कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 60, 1.6 अपॉन 6 इंटू 10⁻, ये 10 ऊपर जाएगा तो -13, नो -15, ये ऊपर जाएगा तो वो भी तो माइनस का हो जाएगा, -15। तो कितना आ गया 0.6 12, 26 इंटू 10⁻⁻15 एम्पियर। दिस इज द आंसर। राइट, तो इन दिस वे वी विल मूव अहेड एंड नाउ फंडामेंटल्स आर ओके। पिछली बातें जो हो गई, जो भी हमने 8th क्लास में पढ़ी थी, अब इसके आगे 10th क्लास में और आगे क्या लेके जाना है वो हम शुरू करेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।